हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और आज हम फिर से इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ के लेके एमसीक्यूज़ लेके आए हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके जो एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है जी, आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉज और एक्ट्स हैं जो स्पेसिफाई किए गए हुए हैं। आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आपको पता है कि उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट्स हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, प्रोविडेंट फंड एक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा एक्ट्स हैं। तो उन एक्ट्स को अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि उन एक्ट्स को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया जाए, और ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं एक्ट्स में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको मिस नहीं करना चाहिए। तो हमारी कोशिश रहती है कि उनको सिंप्लीफाई करके एमसीक्यूज़ के माध्यम से आप उन एक्ट्स के बारे में भी जान लें और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें। ठीक है जी। तो इन एक्ट्स में जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़ में, प्लीज़ उन्हें पढ़ते रहिए, उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च भी करते रहिए। ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन किसी भी एग्ज़ाम की होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी। तो चलिए विदाउट फर्दर डू शुरू करते हैं। ओके जी। तो पहला क्वेश्चन है कि सेक्शन 2(1) ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट डिफाइन क्या करता है। ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अकाउंटिंग ईयर। ठीक है जी। तो अब जो आप सेक्शन 2 है उसमें ये बाकी तीन चीज़ें भी आती हैं। ठीक है जी। लेकिन 2(1) में अकाउंटिंग ईयर आता है। तो आपका होमवर्क ये है कि आप इसके बारे में, ये इन तीन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्टैच्यूट जो है उसमें आप जब सेक्शन 2 की डेफिनेशन में जाएंगे तो आपको ये वहाँ पे मिल जाएगी। अगर इसके बारे में अगर एक्सप्लेन करने लग पड़ेंगे तो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये तीन चीज़ें आपने पढ़नी है। ठीक है जी। तो अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि आपकी तीन टाइप की चीज़ें होती हैं। एक होता है कॉरपोरेशन, एक आपका होता है कंपनी, और एक आपका होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है जी। तो अब ये तीन चीज़ें हैं, तो अकाउंटिंग ईयर तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। जो कॉरपोरेशन का है तो उसमें आता है कि ईयर एंडिंग ऑन द डे जहाँ पे बुक्स और अकाउंट्स जो हैं, जो अकाउंटिंग से थोड़ा वाकिफ़ रखते होंगे, उसमें यह है कि जब आपकी अकाउंटिंग बुक्स और अकाउंट्स जो है उनको क्लोज करके बैलेंस किया जाता है, तो उस डे का एंड जो होता है उसको अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। ठीक है जी। जिस दिन वो ख़त्म हो गया, आपने बुक्स और अकाउंट्स को आपने ख़त्म करके बैलेंस कर दिया, तो अगला दिन जो स्टार्ट होता है उसको कहते हैं हम अकाउंटिंग ईयर। ये कॉरपोरेशन के लिए है। कंपनी के लिए थोड़ा डिफरेंट है। उसका कंपनी के लिए क्या डिफरेंट है कि जब आपकी एनुअल जर्नल बॉडी मीटिंग होती है। अब एनुअल जर्नल बॉडी मीटिंग क्या होती है कि आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हो गए या स्टेक होल्डर्स हो गए, ठीक है जी, इनकी जर्नल बॉडी मीटिंग होती है साल में एक बार। ये एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ होती है, एनुअल जर्नल बॉडी मीटिंग होती है। ठीक है जी। जिसमें कि आपके प्रॉफिट्स और लॉस के सारे अकाउंट्स बोले जाते हैं, वो कंपनी रखती है अपने स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स के सामने। ठीक है जी। जिस दिन आपका ये एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हो जाती है उसके अगले दिन अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है। तो कॉरपोरेशन के लिए अलग है और कंपनी के लिए अलग है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वो अलग है। ठीक है जी। वो कैसे है कि द ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। अब आपका एक और चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि 31 मार्च जो कि अभी आने वाली है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बैंक्स का भी बेसिकली यही होता है। ठीक है जी। तो जो अकाउंट एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, वो किसी भी दिन आपने बंद किया है, मतलब कि आपके क्लोजिंग ऑफ और बैलेंसिंग करी है 31 मार्च को छोड़ के, किसी भी दिन हो सकती है, जैसे कि 31 किसी भी मंथ के ले लीजिए, या 30th ले लीजिए किसी की भी। ठीक है, वो किसी भी दिन हुआ एक्सेप्ट फॉर 31 मार्च, वो उसका अगला दिन जो है वो आपका अकाउंटिंग ईयर माना जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि हर कंपनी, हर कॉरपोरेशन का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सेक्शन डैश ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट
अब इसमें एक और बात समझने की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट थोड़ा डिफरेंट है, और एम्प्लॉय फंड स्कीम भी है एक, वो डिफरेंट है। ये दो सेक्शंस है, स्कीम डिफरेंट है, एक्ट डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है जी, आपको इसकी डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, लेकिन एक्ट में कई बार चीज़ें डिफरेंट दी होती हैं और स्कीम में कई बार डिफरेंट दी होती हैं। तो सेक्शन डैश ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है वो सेंट्रल बोर्ड के बारे में बात करता है। ठीक है जी, सेंट्रल बोर्ड के बारे में बात करता है। तो ये कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 1A, 2A, 3A, 5A। तो इसका सही आंसर क्या है? सेक्शन 5A। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, सेक्शन 5A क्या कहता है। सेंट्रल बोर्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक सेंट्रल बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करके बनाते हैं ऑफिशियल गैजेट के हिसाब से, मतलब कि एक रूल रेगुलेशन होता है, ऑफिशियल गैजेट में डालते हैं उसे, और वो एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है जी, फॉर द टेरिटरीज। टेरिटरीज क्या है आपकी, जो आपका यूनियन टेरिटरीज हो गए, स्टेट्स हो गए, ठीक है, जो इंडिया की टेरिटरी आती है उसके बारे में बात की है। ठीक है जी, और ये जो एक्ट है वो एक्सटेंड होता है इनके लिए, यूनियन टेरिटरी स्टेट्स इसके लिए। और इस सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इसको थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा, ये जानना ज़रूरी है सेंट्रल बोर्ड जो होता है प्रोविडेंट फंड में वो क्या क्या है। उसमें जी एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, जो कि अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और नॉट मोर देन 5% अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर से फ्रॉम अमंगस्ट इट्स ऑफिशियल, मतलब कि आपके कोई भी ऑफिशियल, मतलब या तो वो गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी या ऑफिसर है वो हो सकते हैं, 5, नॉट मोर देन 5। ठीक है जी, और 15 जो पर्सन है, ठीक है जी, वो आते हैं स्टेट से। तो मतलब आपके यहाँ पे देख, एक चेयरमैन हो गया, एक चेयरमैन हो गया, एक वाइस चेयरमैन हो गया, फिर 5% आपके सरकारी अफसर हो गए, और 15% जो हैं वो स्टेट के हो गए। ठीक है जी, मतलब स्टेट से आपने ले लिए हैं, जो कि स्पेसिफाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये स्टेट के हो गए। और 10 लोग जो हैं वो एम्प्लॉयर्स के बिहाफ पे आएंगे, मतलब एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं? जिन्होंने नौकरी दी है। और 10 लोग जो हैं एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स नहीं है जी, ये एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़। मतलब कि देखिए, आपने 10 लोग जो हैं एम्प्लॉयर से ले लिए, 10 लोग आपने एम्प्लॉय से ले लिए, 15 आपने स्टेट से ले लिए, और 5 आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लिए, और एक चेयरमैन है और एक वाइस चेयरमैन है। तो ये एक सेंट्रल बोर्ड पूरा ठीक ठाक बन गया आपका। ठीक है जी, अब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ क्या है, वो डिफरेंट यूनियंस बनाई हुई है हमारे पूरे कंट्री में, उसके इलेक्शंस होते हैं, उसका एक अलग से प्रोसीजर होता है, बट उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 10 जो है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों का रहता है। ठीक है जी, तो इससे इसकी कंसल्टेशन, ये देखिए आगे आगे, सच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स मे बी रिकग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दिस बिहाफ। मतलब कि आपकी डिफरेंट यूनियंस होती हैं एम्प्लॉयर्स की, ठीक है जी, बड़ी बड़ी यूनियंस होती हैं, उनमें से 10 लोग जो हैं वो पार्ट ऑफ सेंट्रल बोर्ड बनते हैं। ये सेंट्रल बोर्ड जो है फिर आपकी गवर्निंग बॉडी होती है, जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, इसकी मीटिंग्स होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, तो इसके बारे में अब सेंट्रल बोर्ड किस कौन से सेक्शन में आता है, अगर आपको क्वेश्चन आए तो सेक्शन 5A ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश सेक्शन डील्स विद ओपनिंग ऑफ रीजनल एंड अदर ऑफिसेज अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। देखिए एक्ट नहीं है, प्रोविडेंट फंड स्कीम। अब आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो पहली पोस्टिंग है वो रीजनल सेंटर्स या उसके जो ऑफिसेज हैं उसी के अंडर होते हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में 10 फैक्ट्रीज खुल गई एक एक ईयर में, और कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक और साल में 15 और फैक्ट्रीज खुल गई। ठीक है जी, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुल गई। तो अब उसको रेगुलेट करने के लिए आप एक रीजनल ऑफिस खोल देते हैं। ठीक है जी, ईपीएफओ का एक रीजनल ऑफिस खोल देते हैं। ठीक है जी, तो ये मतलब कि कौन सा सेक्शन है जो डील करता है इसके साथ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सेक्शन 21। ठीक है जी,
सेक्शन 21 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सेंट्रल बोर्ड जो है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था सेंट्रल बोर्ड 5A के अंडर जो आता है, ये बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको रिमेंबर होता रहेगा। प्लीज़ पेन और पेपर अपने साथ रखिए, लिखते जाइए, ठीक है जी। तो सेंट्रल बोर्ड जो है वो ओपन कर सकता है ऐसे रीजनल और लोकल ऑफिसर्स अगर उनको लगता है कि डिज़ायरेबल है, कि वहाँ पे ज़रूरत है, और वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम है, मतलब ईपीएफओ की जो स्कीम है, रूल्स रेगुलेशंस है, एक्ट्स हैं, वो वहाँ पे उसको लगता है कि ज़रूरत है तो वहाँ पे खोल सकता है। और वहाँ के जो आपका ऑफिस, उसके फंक्शंस और ड्यूटीज़ जो हैं वो भी डिफाइन कर देगा। तो ये सेंट्रल बोर्ड के पास पावर है, ठीक है जी। जो भी आपकी मीटिंग्स होती है उसमें डिसाइड किया जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन से सेक्शन में हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में दिया गया है माइंस एक्ट में। तो ये विभिन्न सेक्शंस हैं, इनमें से कौन कौन से सेक्शंस हैं। अब देखिए, हेल्थ और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हेल्थ और सेफ्टी इसलिए भी है कि वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन देखने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की, एम्प्लॉयर्स की रहती ही रहती है, ठीक है जी। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस आउट नहीं करना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सेक्शन 19 to 27। अब आज इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मतलब ब्रीफली जानते हैं कि 19 to 27 में क्या दिया हुआ है, ठीक है जी। और ये सब के सब, ये जो सारे सेक्शन हैं इसमें ये हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड है। ड्रिंकिंग वाटर की सही व्यवस्था होनी चाहिए, साफ़ पानी होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए। आपने अगर पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें दिया गया है कि कितने लोग होने चाहिए, कितने पर्टिकुलर लोग होने चाहिए कि ठंडा पानी की व्यवस्था हो। आप पिछले लेक्चर्स में जाइए और उनको देखिए, वो देखिए अब रिलेटेबिलिटी हो रही है ना। अगर इस सेक्शन में ड्रिंकिंग वाटर के बारे में तो आप देखिए उसमें और ज़्यादा हमारे जो पिछले लेक्चर्स उसमें जाइए, देखिए क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, यहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं, यूपीएससी वहीं से ही क्वेश्चन बनाता है, ठीक है जी, क्योंकि ये स्टैट्यूट से निकाले हैं, एक्ट से निकाले हैं, ठीक है जी। फिर सेक्शन 20 जो है वो कहता है प्रोविजन ऑफ लैट्रीन्स एंड यूरिनल्स, ठीक है जी, फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। मतलब कि एक ठीक सी व्यवस्था होनी चाहिए टॉयलेट्स और लैट्रिन्स की, ठीक है जी। फिर मेडिकल अप्लाइंसेस कहता है सेक्शन 21। अब देखिए, अगर फिर से अगर आप पिछले लेक्चर्स में जाएंगे तो वहाँ पे एम्बुलेंस रूम के बारे में बात करी गई है, फिर फर्स्ट एड किट के बारे में बात करी गई है कि कितने पर्सन के अगेंस्ट कितने होने चाहिए, 150 के अगेंस्ट कितनी मेडिकल किट होनी चाहिए, एम्बुलेंस के रूम का साइज़ क्या है। तो प्लीज़ पिछले लेक्चर्स पे जाइए, ये रिलेटेबिलिटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। पूरा लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको बता रहे हैं। फिर ये देखिए जी, पावर ऑफ इंस्पेक्टर, कल वाले लेक्चर में हमने की थी पावर ऑफ इंस्पेक्टर क्या क्या होती है, ठीक है जी। और फिर कॉजेज़ ऑफ डेंजर जो है वो एक्सप्रेस करते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, कि डेंजर के बारे में प्रॉपरली बात करिए, ठीक है जी। पावर ऑफ इंस्पेक्टर जो है उसके वो एसेस करता है कि यहाँ पे डेंजरस चीज़ हो सकती है कि नहीं, आगे की मतलब प्रोबेबिलिटी देखते हैं, ठीक है जी। फिर 23 जो सेक्शन है वो कहता है कि नोटिस टू बी गिवन ऑफ एक्सीडेंट, मतलब कि अगर आपने इंस्पेक्टर ने देखा है कि इस जगह पे एक्सीडेंट हो सकता है तो उसका नोटिस भी देना है, ठीक है जी। हर चीज़ का एक प्रॉपर एक नियम बनाए गए हुए हैं, ठीक है जी, और ये सारे नियम हम पढ़ रहे हैं। फिर आता है जी पावर ऑफ गवर्नमेंट टू अपॉइंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, अगर केस एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले देखिए हम इंस्पेक्टर के पास पावर आ जाती है, वो देखता है कि वहाँ पे डेंजर वाली स्थिति है कि नहीं, ठीक है। फिर वो एक नोटिस देता है कि एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं। अगर वो नोटिस नहीं फॉलो करा और फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है, फिर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हो सकती है। ये देखिए क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना आप। और उसके बाद फिर एक सेक्शन हमारा जो है सेक्शन 25, नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीजेज। अब क्या होता है कि कई बार हमारे फैक्ट्रीज़ में इतने ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ या कोई ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो फैक्ट्री से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कोविड 19 तो खैर कम्युनिकेबल डिजीज़ ही है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं, ठीक है जी। तो उसका जो नोटिस है वो आपको देना पड़ता है, मतलब एम्प्लॉयर जो है उसको नोटिस देना पड़ता है, ठीक है जी। और ये नोटिस देने के बाद, इंस्पेक्टर को नोटिस देने के बाद फिर उसकी पावर होती है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने की कि ये डिज़ीज़ का कॉज क्या है, क्योंकि एक पब्लिक से रिलेटेड हो जाता है कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री से वो डिज़ीज़ अगर फैल रही है तो आगे ना जाए, तो उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। और फिर सेक्शन 27 करता है कि पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, कि यहाँ पे अगर आपने नोटिस लेके
आपने इन्वेस्टिगेशन करके किया है, तो उसकी जो पब्लिकेशन है वो रिपोर्ट्स की पब्लिकेशन भी होना ज़रूरी है। तो देखिए ये जो पूरा जो हमने सेक्शन पढ़ लिया, सेक्शन 19 टू 27, ये हेल्थ और सेफ्टी से बहुत ज़्यादा रिलेटेबिलिटी करता है। ठीक है जी, चलिए फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए, तो इसमें जो है अगले क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ठीक है जी, ये तो पहला है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर ये स्टेटमेंट दी है कि इंस्टिगेशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट। इंस्टिगेशन का अगर हिंदी में अगर बहुत ही सिंपल भाषा में करूँ कि उकसाना। ठीक है जी, मैंने भीड़ को उकसा दिया और भीड़ ने किसी पे अटैक कर दिया, तो उसको इंस्टिगेशन ही माना जाएगा। ठीक है जी, एक पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अ स्ट्राइक इज़ एन इलीगल एंड पनिशेबल ऑफेंस। मतलब कि आपने पैसे दिए किसी को कि जाओ भाई ये लो पकड़ो 50,000 रुपये और स्ट्राइक कर दो फैक्ट्री में, तो उसको कहा गया है कि ये एक इलीगल और पनिशेबल ऑफेंस है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका सही जवाब जो है वो है सिर्फ टू ओनली। ठीक है जी, अब इंस्टिगेशन जो है वो आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है जी, इंस्टिगेशन जो है वो सेक्शन 27 में आती है। ठीक है जी, इंस्टिगेशन का मतलब तो आपको समझा दिया। अब क्या है कि आप किसी इंसान को इंस्टिगेट या इंसाइट नहीं कर सकते टू टेक पार्ट इन स्ट्राइक और लॉकआउट। मतलब आप किसी को उकसा नहीं सकते कि जाओ भाई लड़ो। मतलब कि आप यूनियन के बीच में जाके इस तरीके से बात नहीं कर सकते कि उनको इंस्टिगेट कर दिया, इंसाइट कर दिया। और अगर आप करते हैं ये चीज़ तो आपकी पनिशमेंट है जो कि 6 महीने तक हो सकती है, अप टू 6 मंथ्स। ठीक है जी, आपको पनिशमेंट मिल सकती है, जेल हो सकती है और 1,000 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है। ठीक है जी, और जो फाइनेंशियल एड वाला जो है, जो सेकंड ऑप्शन था, वो सेक्शन 28 में आता है कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं इलीगल स्ट्राइक कराने के लिए या लॉकआउट कराने के लिए, जो कि मतलब जानबूझ के एक्सपेंस कर रहा है और पैसे लगा रहा है। ठीक है जी, टू सपोर्ट एनी इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट। ठीक है जी, तो उसका भी सेम यही है कि एक्सटेंड टू 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स और 1,000 रुपये, इन दोनों का पनिशमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है। 6 मंथ्स है और 1,000 रुपये है। ठीक है जी, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लेबर और इंडस्ट्रियल रिलेशन पे भी है। तो आर्टिकल 43 के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है पार्ट 4 में। ठीक है जी, दूसरा आता है ये किसके बारे में बात करता है? टू इंश्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये दो स्टेटमेंट दी है। तो इसमें सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ओनली वन। यूनिफॉर्म सिविल कोड जी वो आता है आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में जी आता है? 44। और अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। ठीक है जी, आर्टिकल 43A जो है ना, वो कहता है कि स्टेट जो है वो स्टेप लेगा फर्स्ट, मतलब कि स्टेप लेगा टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन इंडस्ट्री। इसका मतलब ये है कि स्टेट इस तरीके के रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा कि आपके जो भी वर्कर्स हैं और उनके जो यूनियन के जो लीडर्स हैं, ठीक है, उनकी पार्टिसिपेशन जो है फैक्ट्री की कोई भी आपके इस्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी रूल्स या रेगुलेशन बन रहे हों उसमें उनकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। उनकी उनके उसमें पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। मतलब उनकी सहमति के बिना वो रूल्स और रेगुलेशन नहीं बन सकते, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अब 43 के ए के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, ये अब इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 43A जो है वो 42nd अमेंडमेंट के बाद आया था। 42nd अमेंडमेंट में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी जी, प्रियम्बल में क्या हुआ था? प्रियम्बल में ऐड किया गया था सोशलिस्ट
सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है जी। और साथ में हमने क्या ऐड किया गया था इसमें, और सेवेंथ स्केड्यूल में चेंजेस लेके आए थे। सेवेंथ स्केड्यूल में, माफ़ कीजिएगा, सेवेंथ स्केड्यूल में चेंजेस आए थे। क्या चेंजेस आए थे? हमने 5 सब्जेक्ट्स जो हैं, जो कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट पे ले आए थे हम। जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, और आर्टिकल 51A भी ऐड हुआ था, जिसमें कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड हुई थी। तो हम 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं कभी कभी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हैंड राइटिंग के लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। ठीक है जी। तो 42nd अमेंडमेंट में हमारा ऐड हुआ था 43A। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है जी। तो पहली स्टेटमेंट है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। दूसरी स्टेटमेंट है ये रिकमेंडेशंस देता है रिगार्डिंग चेंजेस इन द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है। और ये सेटअप हुआ था 1947 में। ठीक है। और जो फर्स्ट कमीशन था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। तो इसमें इसके का आंसर कौन सा करेक्ट है? ठीक है जी। इसका है ऑल ऑफ द करेक्ट। अब आप बोलोगे सर 46 में एस्टैब्लिश हुआ था और 47 भी कर रहे हैं। 46 में जो फर्स्ट फर्स्ट कमीशन था, फर्स्ट कमीशन जो था उसने इंटरिम गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया था। ठीक है जी। सो दे रिपोर्टेड टू द इंटरिम गवर्नमेंट, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 को हुआ था। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सेवेंथ पे, अभी लेटेस्ट जो है हमारा सेवेंथ पे कमीशन था, जो कि ईयर 2014 में हुआ था कॉन्स्टिट्यूट, और 2015 में इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी। तो अब कमीशन जो होता है वो क्या करता है, और एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है कि कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए ही होती है। ठीक है जी। दिस इज़ ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो इसमें आप डिफाइड मतलब आपके जो जो भी चेंजेस होते हैं बेसिक वेजेस में, ठीक है जी, आपका टीए हो गया, डीए हो गया, या फिर आपके जो बाकी जितने भी सैलरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसमें ये कमीशन जो है वो पूरा 1 साल लगाता है, लगभग 1 डेढ़ साल लगाता है। उसमें रिकमेंडेशन देता है कि कितने चेंजेस आने चाहिए। वो महंगाई का भी देखता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो हर ऑर्गेनाइजेशन में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में जाके चेक करता है कि क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, और उसकी रिकमेंडेशंस, तो ये रिकमेंडेशन देता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही डिसाइड करेगा, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, की कितना चेंजेस लाना है। फॉर एग्जांपल, अगर कमीशन ने दे दिया है कि जी 10% इंक्रीज़ करनी चाहिए सैलरी, ठीक है जी, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे डिपेंडेंट है कि वो 10% इंक्रीज़ करेगा कि नहीं। यूजुअली क्या होता है, 10% की जगह मतलब कम ही देते हैं, 7% कर दिया या 8% कर दिया। बहुत रेयर है कि बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स पे ही दे दिया, क्योंकि जैसे हमारे घर पे होता है यूजुअली, जब हम अपनी मम्मी या पापा से पॉकेट मनी मांगते हैं तो कभी कभी कम ही मिलता है। मूविंग हेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है जी।
तो अगला क्वेश्चन है एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग ग्रेट्युटी। ग्रेट्युटी देखो जी, पिछले लेक्चर में हमने किया था। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है प्लीज़ जाइए पिछले लेक्चर को अटेंड कीजिए, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है जी। तो ग्रेट्युटी जो है, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट के अंडर कितनी सर्विस होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन मिनिमम इतने साल की सर्विस तो होनी ही चाहिए। तो इसका सही आंसर है 5 साल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मिनिमम कंडीशन पूछी गई है तो वो मिनिमम 5 ईयर्स की है, मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी। तो मिनिमम 5 ईयर्स होनी ही चाहिए। ठीक है जी। तो मूविंग ऑन, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी जो है वो बेसिकली कैसे किसको मिलनी चाहिए। ठीक है जी। पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी जो है वो एप्लीकेबल किसको मिल सकती है और कैसे मिल सकती है। अब देखिए, इसमें इन्होंने कहा है, जो हमारा स्टैट्यूट है पूरा उसमें लिखा है कि सर्विस नॉट लेस देन 5 ईयर्स, ये पहली कंडीशन है। दूसरी है ऑन हिज सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, मतलब किसी ऐसे इंसान की रिटायरमेंट है जिसको कि पेंशन बेनिफिट्स भी मिलने हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट रिटायरमेंट एज होती है, तो सुपर एनुएशन के बाद वो एलिजिबिलिटी है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के लिए। मिनिमम 5 ईयर्स उसका है। और बी जो है ऑन हिज रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, लेकिन वो क्लॉज रहेगा मिनिमम 5 ईयर्स का। या तो उसकी डेथ हो जाती है, डिसेबलमेंट हो जाती है एक्सीडेंट या डिसीज़ के बाद। ठीक है, ये 3 कंडीशंस हैं, लेकिन इन 3 कंडीशन में मिनिमम 5 ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अब ये ग्रैटिट्यूड नहीं है जी, दिस इज ग्रैटिटी। ग्रैट्युटी। ठीक है जी। तो ये एनहेंस कितना कर दिया, एनहेंस का मतलब होता है बढ़ा कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट कितनी है। ये क्वेश्चन भी जी, अगर आपको मिनिमम जो एक्सपीरियंस है, मतलब जो टाइम फ्रेम है हमने अभी डिस्कस किया था 5 साल का है, और मैक्सिमम कितने पैसे मिल सकते हैं जी, पहले तो ये शायद 2 या 2.5 लाख के करीब होता था, अभी मैक्सिमम कितना हो गया है, ये मैक्सिमम हो गया है 10 लाख। तो ठीक है जी, इस क्वेश्चन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्टली भी आ सकते हैं, और आपके दिमाग में अगर ये रहेगा तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। चलिए मूविंग अहेड। ठीक है जी। तो अब सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन आई ए ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 क्या डिफाइन करता है, मेंबर, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस फंड, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इंश्योरेंस फंड। चलिए अब थोड़ा सा हम इंश्योरेंस फंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है, ये एक इंश्योरेंस फंड जो होता है ये डिपॉजिट लिंक्ड फंड होता है। डिपॉजिट लिंक्ड फंड का मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों इसमें ऐड करेंगे, मतलब कि कुछ परसेंटेज है। ठीक है जी। तो जो एम्प्लॉय जो है वो 1%, जो एम्प्लॉय है वो 1% अपना इसमें ऐड करेगा ऑफ हिज टोटल बेसिक वेजेस। ठीक है जी। और टी ए डी ए जो भी है, मतलब उसको पूरा जो मिला के उसका टोटल 1% एम्प्लॉय जो है, जो कि कर्मचारी है, वो 1% देगा। और जो एम्प्लॉयर है वो 1/4 से ज़्यादा नहीं दे सकता। ठीक है जी। और 1/4 से ज़्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती है, लेकिन वो जो इसकी ये जो बेसिक वेजेस हैं या बाकी सारी चीज़ें हैं वो 1/4 से काट नहीं सकता, मतलब इससे रिडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है जी। ये पता चला कि एम्प्लॉयर है वो इसी से इसके काटी जा रहा है। तो ये एक रूल है कि एम्प्लॉय की जो है वो 1% है और एम्प्लॉयर की 1/4 है ऑफ हिज बेसिक वेजेस, इसका कंट्रीब्यूशन है ये। तो ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है जी।
और जो इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी, वो क्या है? सेंट्रल बोर्ड। हमने ऊपर क्वेश्चन किया था सेंट्रल बोर्ड का, तो वो डिसाइड करता है। ठीक है जी, वो इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। और ये जो आपका जो इंश्योरेंस फंड है वो किस लिए यूज़ हो जाता है, मतलब आप कई बार आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो इंश्योरेंस फंड उससे हम यूज़ कर सकते हैं एम्प्लॉय। और एम्प्लॉयर किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकता है? एम्प्लॉयर कौन होता है? जो आपको नौकरी दे रहा है। सपोज़ एक एम्प्लॉई ने दारू पी के वो घुसा फैक्ट्री में और उसने तोड़ फोड़ कर दी और उसका 10,000 रुपये का उसने नुकसान कर दिया और वो भाग गया। ठीक है जी, भाग गया या फिर चलो उधर ही है। तो एम्प्लॉई के पास डैमेजेस निकालने के जो तरीके हैं वो इंश्योरेंस फंड से वो निकाल सकता है उसके। ठीक है जी। अब इसको सही मायने में एक्सप्लेन करना हो तो अगर आप कभी पीजी में रहे हैं तो आप या किसी मकान में रहे हैं तो मकान मालिक आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है, राइट? वो इसलिए लेता है कि कल को आप कोई नुकसान कर दो तो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से वो चीज़ निकाल सके। तो अगर कोई भी डैमेजेस होते तो एम्प्लॉय जो है वो डैमेजेस ले सकता है इससे। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आप पढ़ाई कर रहे हो। अपने मोटिवेशन को बिल्कुल ऊपर रखिए और भगवान से हमेशा प्रे करते रहिए, भगवान से प्रे करते रहिए। बी पॉजिटिव एंड यू विल क्रैक द एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट।